G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोहरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 13 दिन बीत चुके हैं। आज इस युद्ध का 14वां दिन है। राजधानी कीव, खार्किव समेत अन्य शहरों में रूसी हमले जारी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के 317 टैंक तबाह कर दिए हैं। साथ ही 12,000 से ज़्यादा सैनिक और 1,070 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। जस्टिन ने कहा कि कनाडा यूक्रेन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजेगा। इतना ही नहीं, ट्रूडो ने जेलेंस्की को कनाडा की संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच पड़ोसी देशों में रिफ्यूजी संकट बढ़ गया है। यूएन के मुताबिक 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। लोग रोमानिया, पोलैंड, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, हंगरी और बेलारूस में शरण ले रहे हैं। इन लोगों की आगे की राह मुश्किल दिख रही है। एक तरफ अमेरिका ने राज्य में आने वाले यूक्रेनियों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस देने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर लोगों को ब्रिटेन जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन जंग ने मानव इतिहास में भीषण त्रासदी की एक ऐसी गाथा लिख दी है जिसे इंसान इतिहास सालों तक नहीं भूल पाएगा। एक तरफ जहां इस जंग ने हजारों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया, वहीं लाखों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कभी 24 घंटे चमक धमक और रोशनी से पटे रहने वाले शहर अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तबाही के मंजर के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना ने दुनिया भर की मीडिया के लिए खुला खत लिखा है। ओलेना ने अपने खत में लिखा है, दुनिया भर की मीडिया मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। मैं इस खत के जरिए उन सभी को एक साथ जवाब दे रही हूँ। मेरे देश में एक हफ्ते पहले जो हुआ और फिलहाल जो हो रहा है वह अकल्पनीय था। हमारा देश शांतिपूर्ण था, जहाँ हमारे महानगर, कस्बे और गांव खुशियों से भरे हुए थे। 24 फरवरी को हम युद्ध की शुरुआत की ऐलान के साथ जागे। रूसी टैंक यूक्रेनी बॉर्डर के पार कर चुके थे और उनके विमान हमारे हवाई क्षेत्र में आ गए। हमारा शहर रॉकेट लॉन्चरों से घिरे हुए था। भले ही क्रिमिनल इस हमले को एक विशेष अभियान बता रहा है, लेकिन यह यूक्रेनी नागरिकों का सामूहिक नरसंहार है। मासूम बच्चों को मारे जाने की खबर सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है। 8 साल की अलीसा, जिसकी ओख्तरी का गली में मौत हो गई, उसके दादा ने ढाल बनकर उसे बचाने की कोशिश की। कीव की पोलिना, जो अपने माता पिता के साथ गोलीबारी में मारी गई, या 14 साल का आर्सेनी, जिसके सर पर मलबा गिरा था, उसे बचाया नहीं जा सका क्योंकि भारी गोलीबारी की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। अगर रूस फिर से यह दावा करता है कि वह आम लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ता, तो मैं इन नामों के बारे में बताऊंगी। हमारी पत्नियां और बच्चे अब तहखाने में रह रहे हैं। आपने कीव और खार्किव की सबवे से तस्वीर देखी होगी, जहां लोग अपने बच्चे और पालतू जानवरों के साथ ज़मीन पर लेटे हुए हैं। कुछ के लिए यह शानदार फुटेज है, लेकिन यूक्रेनियन के लिए यह पिछले हफ्ते की नई वास्तविकता है। कई परिवार हवाई हमले के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारे बच्चे की क्लास बेसमेंट में हो रही है और कुछ बच्चे तो पैदा ही वहीं हो रहे हैं क्योंकि नर्सिंग वार्ड को तबाह कर दिया गया। रूसी हमले के दिन पैदा होने वाले बच्चे ने शांति का खुला आकाश नहीं, बल्कि तहखाने से ठोस छत का देखा। हमारे देश में दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अब तक शांति नहीं देखी। यूपी में वोटिंग पूरी हो गई। नेताओं के बयान, पार्टियों की कैंपेनिंग, उनकी रणनीति से जनता कितनी प्रभावित हुई, ये नतीजे आने पर समझ आएगा। लेकिन जो अभी समझना है वह ये है कि पार्टियों के लिए पर्दे के पीछे से बैटिंग कौन कर रहा था। कौन योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव को बता रहा था कि फ़र्क साफ है, कैंपेन को तवज्जो देना है। कौन प्रियंका गांधी को बता रहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कैंपेन से फ़ायदा होगा। और कौन था जिसने मायावती के लिए रणनीति तैयार की। आइए हर पार्टी के उन चेहरों के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले बात भाजपा के चेहरों की। सुनील बंसल बीजेपी की रैलियों में नजर नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उचित दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन यूपी बीजेपी कार्यालय में हमेशा दिख जाएंगे। साल 2013 में उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ सह प्रभारी बनकर यूपी आए थे। अब संगठन महामंत्री है।
प्रत्याशियों के चयन से लेकर बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। चुनाव से पहले 100 दिन 100 काम योजना उन्हीं के दिमाग की उपज बताई जाती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत रैलियों में नहीं आते, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के साथ अक्सर बैठे नजर आते हैं। इस बार उन्हें पार्टी नेताओं की नाराजगी दूर करने और दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और उनके समधी हरिओम यादव को पार्टी में शामिल करवाने में वह निर्णायक थे। धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। नेताओं के लिए रैलियां भी करते हैं और संगठन की मजबूती के लिए रणनीति भी तैयार करते हैं। चुनाव से 1 साल पहले उन्हें यूपी का प्रभारी बनाकर भेजा गया। पटेल बिरादरी का होने का चलते पार्टी में इस वर्ग के नेताओं से बढ़िया तालमेल बिठाया। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा, इसे तय करने में भी उनकी भूमिका अहम बताई जाती है। अंकित सिंह चंदेल। अंकित यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। छात्र राजनीति से निकलकर आए अंकित ने युवाओं को पार्टी से जोड़े रखने की कोशिश की। फर्क साफ है, नाम से जो कैंपेन चला वह अंकित ने ही शुरू किया। इसके अलावा पार्टी के हर नेता मंत्री को फेसबुक लाइव आकर जनता से बात करने का निर्णय भी अंकित का ही था। अब बात सपा के रणनीतिकारों की। राम गोपाल यादव। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई प्रोफेसर राम गोपाल सपा के थिंक टैंक है। पार्टी के घोषणा पत्र से लेकर प्रत्याशियों के चयन में उनकी भूमिका रही। 75 साल के होने के कारण वह रैलियों में कम नजर आते हैं। राम गोपाल ने ही कार्यकर्ताओं से ईवीएम के सील होने से लेकर उसके स्ट्रांग रूम तक पहुंचने और उसकी सुरक्षा में लगे रहने को कहा था। सुनील साजन। सुनील 2017 के चुनाव में भी रणनीतिकार की भूमिका में थे, अब भी है। पार्टी विरोधी नेताओं को बाहर करने और दूसरी पार्टी के नेताओं को जुड़ने का काम वह आगे रहते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट का काम वह बखूबी निभाते हैं। पार्टी के अंदर नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा अक्सर सुनील साजन को ही दिया जाता है। मनीष जगन अग्रवाल। मनीष सपा के डिजिटल मीडिया हेड है। अखिलेश यादव के अकाउंट भी हैंडल करते हैं। आ रहे हैं अखिलेश 22 में बाइसिकल जैसे नारे उनकी टीम की तरफ से ही आए हैं। डिजिटल प्रचार के लिए सपा ने इस बार 100 से अधिक स्पेशल वीडियो बनवाए। बीजेपी के फर्क साफ है कैंपेन को इस हैशटैग के साथ ही महीनों तक जवाब दिया। ये निर्णय मनीष ही ले रहे थे। यूपी चुनाव के नतीजे से पहले ईवीएम को लेकर प्रदेश भर में हंगामा मचा हुआ है। कौशाम्बी में बुधवार दोपहर मतगणना स्थल पर जा रहे डीएम सुजीत कुमार की गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम की गाड़ी को खंगाला। करीब 20 मिनट तक चेकिंग के बाद गाड़ी को अंदर जाने दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए डीएम चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे। उधर वाराणसी में मंगलवार को स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में ईवीएम प्रभारी एडीएम नलिनीकांत सिंह को काउंटिंग से जुड़े काम से हटा दिया गया है। इससे पहले सोनभद्र के एसडीएम रमेश कुमार को भी हटा दिया गया है। उनकी गाड़ी में बैलेट पेपर मिलने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। उधर मुरादाबाद में करीब 1500 से ज़्यादा खाली बैलेट पेपर मिले। इसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। उन्नाव में मतगणना स्थल के पास सुबह सपा नेता ने लेखपाल को पकड़ लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लेखपाल ईवीएम सील करने का सामान ले जा रहा था। आनंद के सोजित्रा तालुका के मगरोल में सास के सामने ही पत्नी की हत्या करने वाले पति ने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद सनसनी फैल गई है। पत्नी की हत्या कर फरार हुए पति का शव एक पेड़ से लटकते हालत में बरामद होने के बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही स्थल पर पहुंची पुलिस ने अनुमान लगाया कि पुलिस गिरफ्तारी के डर से भयभीत पति ने आत्महत्या की है। देर रात एक पेड़ से लटका हुआ भरत का शव बरामद होने के बाद सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए रवाना किया। बता दें कि मगरोल निवासी काशी बहन की 6 बेटियों में सबसे छोटी भारती बहन को अपने वैवाहिक जीवन में एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। मोहाली टेस्ट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी टॉप 5 में वापसी हो गई है। टॉप 10 में फिलहाल टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल हो गए हैं।
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के 7वें मैच में बुधवार को वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के सामने 226 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 14 गेंद पहले 218 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ओपनर टैमी ने 46 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही, जबकि सोफिया 35 गेंदों में 38 रन और डेनियल ने 31 गेंदों पर 33 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से कोनेल ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 225 रन का स्कोर बनाया था। विकेटकीपर सैमेन ने 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। वहीं चेरिन नेसन ने भी 74 गेंदों पर 49 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए सोफी के खाते में 3 विकेट आए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले J6 न्यूज़।